हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान शिक्षण का पार्ट सेकंड, जो हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस कर रहे थे एमसीक्यू के, तो उसी का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 48 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 49 से लेके कितने 88 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और एक अच्छी बात यह है कि बहुत ही जल्द आप लोग के लिए एमसीक्यू सीरीज आएगी, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में 600 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द वो आ जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे दिया गया है मापन पूर्णता होता है। बताइए मापन पूर्णता क्या होता है? अनिश्चित, ठीक है। देखिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देख सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मापन पूर्णतः क्या होता है? अनिश्चित होता है। फिर है परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो परीक्षण कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। बस ऐसे ही रिवाइज करते चलिए बस। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51। इस पे दिया गया है, अरे ये क्या हो गया, हाँ, किसी एक को एक ही समूह पर बार बार किए जाने पर अंकों में समानता का पाया जाता है, या अर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीयता हो जाएगा इसका। और जिसे परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, या फिर सा बोल सकते हैं, वस्तुनिष्ठता, ठीक है। जिसे परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता तो उसका क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठता। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, और इस पे दिया गया है किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह यही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोनबेक का, ठीक है। फिर है कैलिफोर्निया उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1920 में हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है जिस परीक्षण से शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिन ज्ञात की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। फिर है निदानात्मक परीक्षण की विशेषता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सा ऑप्शन। ये परीक्षाएं शिक्षार्थी की कमजोरी का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करती है, ठीक है। तो निदानात्मक परीक्षण की विशेषता क्या हो जाएंगी? इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब कि सा। फिर है क्वेश्चन नंबर 57। इस पे दिया गया उपचारात्मक शिक्षण में महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द। सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है इस पे। तो पहले में दिया गया प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति का ग्राफ और चार्ट भिन्न होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है शिक्षार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करने हेतु आकर्षक सहायक सामग्री तथा प्रभावी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। फिर स है प्रत्येक विषय के अभ्यास प्रश्न ऐसे हों जिनके बारे में शिक्षार्थी स्वयं सोच सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है, या द ऑप्शन है। और 58 में दिया गया है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकती है इस पे। क्या बोला गया है? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस विधि में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निगमन विधि, ठीक है। तो याद रखिएगा सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत इस पे दिया गया है, किस पे होगा? निगमन विधि पे होगा। फिर है आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सूत्र स्थापित करने के लिए है आगमन विधि। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है खेल विधि के जन्मदाता हैं। तो कौन जन्मदाता है? फ्रॉबेल हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा था। तो खेल विधि के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉबेल, ठीक है। फिर इसके बाद है निम्न में से कौन सी बालक केंद्रीय विधि नहीं है? बालक केंद्रीय विधि यहाँ बोला गया है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, और इस पे दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो असत्य के बारे में बोला गया है, तो द ऑप्शन हो जाएगा
क्या दिया गया है, इस प्रणाली में शिक्षण कौशलों में वृद्धि के लिए पृष्ठपोषण फीडबैक का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो अब जो सही थे उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो सूक्ष्म शिक्षण में विभिन्न शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराया जाता है, सही है। और सूक्ष्म शिक्षण का कार्य जटिल शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना है और इस प्रणाली में निपुणता या फिर स्किल पर बल दिया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बा ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, इसका क्या हो जाएगा, बा ऑप्शन हो गया। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को विद्यालय में जाकर वास्तविक अध्यापन करवाना होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कौन कौन से सही हैं उनको देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण से प्रशिक्षण की वह विधि है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करवाया जाता है। ठीक है, और फिर है इसमें शिक्षण की निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने पर बल रहता है। फिर है इसके बाद इसमें छात्र अध्यापक के अध्ययन में प्रतिपुष्टि द्वारा परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे दिया गया है, क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स, अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों ही। फिर है सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग का विकास कब और कहाँ हुआ था, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिका में 1961 में। ठीक है, तो प्रीवियस एमसीक्यू सीरीज थी चैप्टर में, तो उस पर भी ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको रिवीजन भी हो जाएंगे, जो भी रिपीट क्वेश्चन होंगे वो आप लोग को याद आ जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये डेट और ये भी पूछा गया कि कहाँ हुआ था, तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि एमसीक्यू के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण से पाठ्य योजना के प्रस्तुतिकरण से हेतु कितना समय निश्चित रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 मिनट। फिर है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी मानी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी मानी गई है, तो 45 हो जाएगा। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, इस पे दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन से, शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। फिर है 69 में, सूक्ष्म शिक्षण का दोष है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स ऑप्शन से, प्रतिपुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, तो क्या होता है, तो समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक है, तो क्या होता है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार रिवाइज कर लीजिएगा एक बार फिर से, तो क्या हो जाएगा, समस्या हमारी और हल भी हमारा, किसका है, क्रियात्मक शोध का है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द, और दा में दिया गया है, अरे कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, दा हो जाएगा, दा में दिया गया समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 चरणों में होता है। ठीक है, फिर क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तत्वों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है, पर व्यक्ति नहीं आता है। फिर इसके बाद 74 में, और इस पे दिया गया, क्रियात्मक शोध में से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, तो क्या कहलाता है, परिकल्पना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, तो परिकल्पना कहलाता है। फिर है क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समष्टि। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्रियात्मक शोध, या तो फिर एक काम करिएगा, क्रियात्मक जो शोध है इसका पूरा एक बार टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको उससे भी मिल जाएंगे। वैसे तो इस पर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध से। हाँ, फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षण। ठीक है, फिर है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है, अब बताइए।
क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? स्टीफेन से एम कोरे। ठीक है, तो कोरे याद रखिएगा, का से क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? कोरे जी हैं, और स्टीफेन एम कोरे है पूरा नाम, और कोरे कोरे याद कर सकते हैं आप, क्रियात्मक कोरे, क्रियात्मक कोरे, क्रियात्मक कोरे ऐसे करके। ठीक है, और फिर इसके बाद है शिक्षक अपनी कक्षा में एक विषय वस्तु के बेहतर शिक्षण के लिए जो योजना बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ योजना। ठीक है, तो शिक्षक जो अपनी योजना बनाता है उसको क्या बोलते हैं? बेहतर शिक्षण के लिए। कोई भी टीचर होता है पहले क्या करता है? खुद प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद अपने नोट्स बनाएगा, नोट्स बनाने के बाद फिर वो क्लास में जाएगा और एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे पाठ योजना। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, और इस पे दिया गया पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो आंसर हो जाएगा सिम्पसन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, कथन वाले तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कोई घुमाव फिराव नहीं होगा। ठीक है, तो इनको कुछ ना कुछ हिंट के तौर पे आप लोग याद करके रखिएगा। देखिए जैसे इस पे क्या कुछ देखिए मैच कर रहा, मतलब कुछ भी हिंट के तौर पे देख लीजिए। पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री, अब देखिए यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं कि विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। ठीक है, तो क्या इस पे क्या मतलब कि सबसे मेन क्या निकल के आ रहा है कि विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो भी जानता है। ठीक है, तो इसी से आप लोग कंपेयर करके इस पे क्या बोल देंगे? सन, सिम्पसन। देखिए सन भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत हिंट के तौर पे देखिए डेफिनेशन आपको भी पता है, बहुत सारी हैं, कुछ याद होंगी और कुछ में कंफ्यूजन होगी, तो ऐसे करके याद करेंगे तो मेरे ख्याल से जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, जहां भी आप लोगों को खाली बस यही याद आ जाए कि विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में, तो क्या हो जाएगा आंसर उसका? सिम्पसन। ठीक है, सन याद रखिएगा। फिर इसके बाद है 80 नंबर में पाठ योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। ठीक है, क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों की शारीरिक मानसिक योग्यताओं का ध्यान रखना चाहिए, और विषय का ध्यान होना चाहिए, और पाठ योजना कक्षा स्तर को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएंगे। और फिर इसके बाद 81 क्वेश्चन, इस पे बोला गया पाठ योजना के संबंध में असत्य कथन है, बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ योजना से शिक्षक को शिक्षण के समय स्मृति की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 81 का सा। और फिर इसके बाद 82 क्वेश्चन नंबर, और इस पे दिया गया शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ योजना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो क्यों आवश्यक है उसको भी देख लेते हैं। अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शन व मित्र का कार्य करती है। ठीक है, सेकंड है शिक्षक को आवश्यकता अनुसार समय विभाजन एवं प्रयोग के अवसर देती है। सी है चिंतन में क्रमबद्धता व विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो तीनों हो जाएंगे। और 83 में दिया गया है प्रभावी पाठ योजना की विशेषताएं नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सा ऑप्शन। पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके पाठ योजना आधारित नहीं होती है। ठीक है, तो किस पे था? क्वेश्चन आधारित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 81, 82, 83 हाँ ठीक है, तो 84 से स्टार्ट करते हैं, 83 से कर लेते हैं, फिर से रिवाइज हो जाएगा। प्रभावी पाठ योजना की विशेषताएं नहीं है, तो इसका आंसर क्या था? सा था, पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित नहीं होती है। और 84 में क्या था? पाठ योजना में शिक्षक पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्न पूछता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध प्रश्न। ठीक है, देखिए ये छोटे छोटे जो ये वर्ड्स है ना, ये शब्द हैं, तो इनको जरूर एक बार आप लोग देखिएगा। ठीक है, जितने भी ये वर्ड्स दिए गए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेंगे। पाठ योजना में शिक्षक पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्न पूछता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बोध प्रश्न बोलते हैं। और फिर इसके बाद 85 में इकाई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं शताब्दी में किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने किया था। ठीक है, इकाई शब्द की जो शब्द था तो उसका सर्वप्रथम से 13वीं शताब्दी में किसने प्रयोग किया? तो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने किया। फिर इकाई शब्द का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन
थॉमस एस रिक्स ने किया। फिर इसके बाद दैनिक पाठ योजना का सिद्धांत कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो स्पष्टता का हो जाएगा और संबंध का भी और व्यवस्था एवं प्रयोग का भी। फिर इसके बाद है 88 क्वेश्चन नंबर 88 में, और इस पे दिया गया दैनिक पाठ योजना के सिद्धांत का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट सेकेंड, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज के पार्ट सेकेंड है। इसके बाद एक पार्ट हम लोग और देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सबसे बड़ी जो सीरीज है हम लोग की 600 प्लस क्वेश्चन की, उसको देखेंगे। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट में देखेंगे हम लोग। फिजिकल साइंस हो गया, फिर इसके बाद बायो हो गया, बायो के बाद हो जाएगा एसएसटी हो गई, सोशल जो साइंस है हमारा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ईवीएस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद टेक्नोलॉजिकल। ठीक, मैथ्स का हम लोग देखेंगे लास्ट में, अभी उसका प्रोवाइड नहीं हो पाया मेरे पास, तो अभी आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में, और प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।